गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू परिश्रम बैच। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का परिश्रम बैच में फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। हर्ष, रवि, विजेंद्र। विजेंद्र सर भी आ गए क्या? नहीं नहीं, बीरेंद्र नाम है। बीरेंद्र, शिवम, महक, हंसिका, दया, सविता, पुष्पा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी एकदम मस्त हूं, एकदम जबरदस्त हूं, और आज की क्लास के लिए सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि आज की क्लास और ज्यादा तगड़ी होने वाली है। कल वाली क्लास तो तगड़ी थी ही, आपको भी पता है। आज मैं पहले आपको वो चीजें एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है? उसके बाद हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। राइट? तो सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में जो हम लोग को पूरा करना है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। ठीक है? शायद केमिस्ट्री में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा हो। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? एक्साइटेशन और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, और इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ धुआंधार क्वेश्चंस भी हम लोग आज करने वाले हैं। यस। अर्पिता बेटा, रिया। हाँ बिल्कुल, कल की क्लास का मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने बोहर साहब के मॉडल को पढ़ा था, और उनका मॉडल किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड था, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो मॉडल था। उस मॉडल में आपको यह बताया गया था कि भाई अगर हम लोग सेंटर पर, क्योंकि एटम के सेंटर पर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज Ze के बराबर मान लीजिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ m के बराबर है, और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस कुछ r के बराबर है। राइट? तो आ जाइए, पहले मैंने कल जितना पढ़ाया था जल्दी से आप लोग को रिवाइज करा रहा हूं, सारी चीज बता रहा हूं। आपको बस हर एक चीज ध्यान से सुननी है, ठीक है? तो चैट को बंद करते हुए अब ध्यान से सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स पर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन आर के बराबर, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड करेगा भाई? कूलम फोर्स। दैट इज 1/4πε0 Q1 यानी कि Ze, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोला था। ठीक है? यहीं से हम लोगों ने बेटा आर की वैल्यू निकाल लिया था। आर की वैल्यू आ गई थी 1/4πε0 Ze²। ये आर इधर आ गया है, और ये पूरा का पूरा mv² जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया गया था। उसके बाद बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन मैंने लगाया था, जो कि था mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहां से भी बेटा r की वैल्यू निकाली गई थी। दैट वाज NH अपॉन 2 पाई mv। ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला गया था। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में ही r की वैल्यू निकाली गई है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। r क्या था? इस ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है? तो ये दोनों वैल्यूज बेटा आपस में बराबर हैं, यानी कि 1/4πε0 Ze² डिवाइडेड बाई mv², दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv। तो देखो, m से m कैंसिल, एक v से एक v भी कैंसिल। यहां से हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो उसकी वेलोसिटी अपने को पता है। वेलोसिटी हमें मिल गया कितना? 2 पाई Ze², 2 पाई Ze² डिवाइडेड बाई NH 4πε0। ठीक है? तो 4πε0 NH। फिर से क्रॉस चेक करते हैं। v की वैल्यू हम लोग को मिल गई 2 पाई Ze² अपॉन 4πε0 NH।
ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को मिला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी हम लोगों को पता है। और इस वेलोसिटी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर z और n को छोड़ दो तो ये बाकी जो कुछ भी है ये सब एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल करके आई थी c अपॉन 137। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बोला था v इज इक्वल टू, ये z और n अलग कर रहा हूं, z बाई एन के अलावा जो कुछ भी यहां दिख रहा है ये सब की वैल्यू कल मैंने निकाला था, आपको डिराइव करके दिखाया था, दैट वाज c अपॉन 137। तो ये एक हम लोग का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके आगे की बात करते हैं। वेलोसिटी की जो वैल्यू मैंने निकाली थी उस वैल्यू को हम लोग यहां पर रखेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 दोनों से अपने को यह पता चला कि भाई रेडियस की वैल्यू क्या है। तो रेडियस की वैल्यू निकल कर आई एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, और v की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, तो v की वैल्यू मैं यहीं पे उठा के रखूंगा, यानी 2 पाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। राइट, ये एन एच और ये सारा टर्म मिटा जाएगा ऊपर, तो देखो बन रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 पाई और ये 2 पाई मिलके हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, एम जेड ई स्क्वायर, एम जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा रेडियस की आ गई है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो हम लोग को उसका रेडियस भी पता है। ठीक है, यहां पर भी बेटा अगर मैं एन स्क्वायर और इस जेड को छोड़ दूं तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ये दो चीजों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो कुछ था वो सब फिर से कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कल आपको बताया था 0.526 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा हो आप उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे दे रहा हूं। तो अभी तक मैं आपसे तीन चीजों की देखो बात कर चुका हूं। सबसे पहला मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना बता दिया, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, आप वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं, आप रेडियस इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने सिखाया एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले एनर्जी आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब या उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जरा चेक कर लो, एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे बेटा, 1/2 का मल्टीप्लाई इधर और इधर दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, दिस वाज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो पहला चार्ज है Ze, दूसरा चार्ज है -e, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर टर्म है इसलिए यहां पर साइन के साथ रखा जाता है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल कर आई निगेटिव, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस वाज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब अगर बात किया जाए टोटल एनर्जी का, तो यार टोटल एनर्जी होती है ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जीज का सम कर देंगे टोटल एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। राइट, पॉजिटिव होती है हमेशा, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, तो जोड़ोगे भाई निगेटिव चीज को ऐड भी कर देंगे तो भी वो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगी। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये टोटल एनर्जी का टर्म आया था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। बेटा एक चीज सोचो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां जो जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो तुम पहले, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, बोलो इतनी चीजें कॉमन है। जैसे ही कॉमन करोगे यहां पे बचेगा 1/2, यहां पर बचेगा 1, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आएगा, तो माइनस मैंने पहले ही लिख दिया है, और जो 2 वाला टर्म है वो देखो मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये वैल्यू हो गई बेटा, दिस इज द टोटल एनर्जी। राइट,
दिस इज टोटल एनर्जी। यहां से अपने को एक बात पता चलती है, एक बात पता चलती है कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का चेक कर लो निगेटिव है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, टोटल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा, हर एक चीज को मैं बता रहा हूं, राइट। आखिरी काम मैंने आपको क्या करके दिखाया था, आखिरी स्टेप में हाँ, आखिरी स्टेप में मैंने आपको करके दिखाया था कि ये जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आई है ना, इसमें रेडियस की वैल्यू मैं रख दूंगा, थोड़ा सा खतरनाक फॉर्मूला और बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू है आपके सामने -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाई 2R। और R की वैल्यू ये आपके सामने मैंने डिराइव अभी किया है, ये वैल्यू मैं उठा के रख देने वाला हूं। जैसे बेटा मैं वैल्यू रखूंगा जरा चेक कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, n² H² डिवाइडेड बाई 4 पाई² राइट। ये वैल्यू हमारी टोटल एनर्जी की आ गई। तो टोटल एनर्जी को अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो दिस विल बिकम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इवन देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो 4 पाई² एम एम ZE² यहां भी है, ZE² यहां भी है, तो ये बन जाएगा Z²E⁴ डिवाइडेड बाई ये 2 बचेगा बेटा और n²H² बचेगा। तो 2 बचा है, n² बचा है, H² बचा है। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखकर दिखा रहा हूं। टोटल एनर्जी की वैल्यू लिख के आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो 2 है इस 4 को कैंसिल करेगा, 2 बना देगा, यानी 2 पाई² बन जाएगा। तो 2 पाई² m Z²E⁴ डिवाइडेड बाई n²H², ठीक है। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर निकल आई, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी में भी मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर हम लोग यहां पर केवल Z² और n² वाले टर्म को हटा दें, Z और n वाले टर्म को हटा दें, रिमेनिंग जो भी टर्म्स बचे हैं वो सब कांस्टेंट हैं और उसकी वैल्यू सॉल्व होकर आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब आप लोग को बताना है क्या ये सारी चीज, क्या ये सारा डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर है। अब कल आप में से बहुत सारे लोग बड़े परेशान थे, सर इतना बड़ा डेरिवेशन है, इतना बड़ा डेरिवेशन है, कैसे होगा। जरा चेक कर लो क्या सारा डेरिवेशन एक ही पेज पर है, जल्दी से चेक करो, क्या सारा डेरिवेशन एक ही पेज पर है भाई। सिंपली किया जा सकता है क्या, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। अगर बात चमकी है तो आग लग जानी चाहिए चैट बॉक्स में। दया सिंह आ गए हैं दरवाजा तोड़ने। हाँ, कह रहे सर ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता। भाई दिक्कत यही है तुम्हारे साथ, चल रहा है एटम्स वाला चैप्टर, तुम्हें याद आ रहा है ऑप्टिक्स, कैसे आएगा बेटा, ये भी नहीं आएगा बाद में, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसी तरीके से इसी फ्लो में आप लोगों को ये डेरिवेशन एकदम 10 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसको 10 बार लिखोगे ना यार, एकदम इसी फ्लो में आपको आ जाएगा और एक भी फॉर्मूला तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने देखा हो, मैं तो समझाते हुए कर रहा था, अगर मुझे अपने लिए करना होता ना, हार्डली ये सब करने में मुझे 5 मिनट का टाइम लगता, 5 मिनट का टाइम लगता। और मैं आपको बताऊं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे अभी तक ये फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है। ये वाला याद है, ये याद है, ये याद है, लेकिन ये नहीं याद है, ये नहीं याद है।
आज तक नहीं याद है एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला, मेरे को आज तक नहीं याद है, राइट? जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। जब कभी जरूरत पड़ेगी भाई 5 मिनट के अंदर ये सारे फॉर्मूले लिखेंगे, खटाखट इसको यूज कर लेंगे, बात खत्म हो गई, राइट? तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा, अपने दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि 3 इडियट्स का डायलॉग है कि भाई ये दिमाग है, ये कोई प्रेशर कुकर नहीं है कि दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन हमने उठा के डाल दिया इसके अंदर, ठीक है? तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीजें अपने दिमाग में रखनी है ताकि लोड थोड़ा कम पड़े आपके दिमाग पे। वैसे भी छोटा सा दिमाग है आप लोगों का, है ना? बहुत ज्यादा लोड डालोगे भाई तो दब जाएगा, हाँ, और छोटा हो जाएगा दब के, है ना? यस, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, टोटल एनर्जी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है, ठीक है? उसका स्टैंडर्ड ये भी हम लोग को मिल गया है। अब आप सोचो, अगर मैं आपको यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम अगर मैं आपको सिखाऊं, दैट मीन्स व्हाट, समझो, फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं सबसे पहले ऑर्बिट में बात करूं, देखो ये जो n होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल, यार एल वाला होता है या एल वाला होता है, मुझे लगता है एल वाला होता होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, 4 होते हैं, एन एल एम एस, राइट? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट्स के बारे में ही आपको बताता है कि किस ऑर्बिट की बात हो रही। तो n बराबर 1 की अगर मैं बात करूं, यानी कि पहले ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा? तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अगर हम लोग यहां से निकालें, वो भी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 हो जाएगा, ऑर्बिट भी पहला है तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट में अगर रहना है हाइड्रोजन के, ठीक है, तो वहां पर बेटा n की वैल्यू 2 रखेंगे, राइट? तो ये बनेगा माइनस का 13.6 अपॉन ये n स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि माइनस का 13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं इनकी। देखो भाई, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आ गई है माइनस का 3.4, तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रहना है बेटा, तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए? -13.6, यहां पर 3 है, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से आ जाइए, सीधे सीधे मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? 13.6 डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, राइट है? तो इसका मतलब है 13.6 अपॉन 16, तो ये वैल्यू हो गई है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें ऑर्बिट में बेटा रहना है तो एनर्जी चाहिए माइनस का 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि माइनस का 13.6 अपॉन 25, यानी कि 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सिमिलरली सिक्स्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो आप चेक करो एनर्जी कितनी चाहिए, -13.6 डिवाइडेड बाई 36, तो वैल्यू हो गई है माइनस का 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 377 है, 38 भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक बेटा सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट है? सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको मैं हटा रहा हूं, बाई 4 है, हाँ, ये यानी कि हर एक ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये हम लोगों को पता चल गया है। तो अब आइए हम लोग एनर्जी लेवल्स बना रहे हैं। सबसे पहला एनर्जी लेवल है ये, लाइन टेढ़ी हो गई, ये देखो सबसे कठिन काम है सीधी लाइन बनाना, अरे वाह, ये तो n इज इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट है। n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट जो होता है, इस वाले ऑर्बिट में रहने के लिए भाई साहब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और n बराबर 1 ऑर्बिट जो होता है ना बेटा, सबसे पहला ऑर्बिट है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं।
दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसको ग्राउंड लेवल कहा जाता है, इसको ग्राउंड स्टेट भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा जो एनर्जी लेवल है, इसके ऊपर मैं यहां कहीं पे दिखा रहा हूं, सेकंड एनर्जी लेवल। हाँ, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। दिस इज n इज इक्वल टू 2 स्टेट। n इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहा जाता है। इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहला जो एक्साइटेड स्टेट, कभी भी लैंग्वेज में बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बता दो भाई, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2। n बराबर 2 पर बेटा एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आपसे कोई बोले भैया नेक्स्ट स्टेट पे एनर्जी बताओ, तो देखो ये अगला स्टेट है, दैट इज n इज इक्वल टू 3 स्टेट। n इज इक्वल टू 3 स्टेट का नाम है बिल्कुल इसी तरीके से, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये दूसरा एक्साइटेड स्टेट है बेटा। और n बराबर 3 में रहने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, n इज इक्वल टू 4 स्टेट। देखो इसको हम लोग नाम देते हैं थर्ड, इसको हम लोग नाम देते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगला भी स्टेट हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट हो सकता है, अच्छा कुछ चीजें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं यहां पे कुछ कलाकारी कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ वो कलाकारी क्या है। कोई चीज अभी तक आपने जो ऑब्जर्व किया हो वो बताओ। n बराबर 5 में जो एनर्जी है वो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जल्दी से आप लोग को बताना है भाई कि मैं इसमें क्या अलग क्या कर रहा हूं, ऐसा क्या काम कर रहा हूं जो आपको ऑब्जर्व होना चाहिए था। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 6 स्टेट। और n इज इक्वल टू 6 में रहने के लिए, n इज इक्वल टू 6 में रहने के लिए -0.38 भी लिखा जा सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन रिया ने किया कि सर लाइंस पैरेलल हैं। हाँ ठीक है भैया, लाइंस पैरेलल हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात बेटा देखो ये एनर्जी ज्यादा है, ये उससे कम है, ये और कम है, ये और कम है, ये और कम है, ये और कम है, और कम है, और कम है ना। यानी जिस तरीके से जीवन में एकदम नीचे से थोड़ा ऊपर उठना बहुत कठिन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राउंड स्टेट से n बराबर 2 स्टेट तक आने में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन 2 से 3 में जाना कंपैरेटिवली आसान है, 3 से 4 में जाना कंपैरेटिवली और आसान है, 4 से 5, 5 से 6 जाना कंपैरेटिवली और इजी है ना। इसी तरीके से इंडिया में जो एकदम नीचे लेवल पर है ना, उसको करोड़पति बनने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन एक बार जब आपके पास 2-4 करोड़ रुपए आ गए, उसके बाद 100-200 करोड़ रुपए बनाना आसान है। वही काम यहां पर है। इस लेवल पे आने के बाद यहां तक जाने में एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, लेकिन नीचे से इस लेवल पर आने में एनर्जी भाई साहब बहुत रिक्वायर्ड है। जो चीज फिजिक्स में होती है ना, डेली लाइफ में भी आपको यही सब चीजें सीखनी चाहिए कि अगर आप आज एकदम ग्राउंड लेवल पे हो ना, तो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए एक बार आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, आपको मन लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग कहते हो ना सर न्यूमेरिकल नहीं होते, सर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप इस स्टेट में हो ना, तो यहां से यहां वाले स्टेट में आने में सबसे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल नहीं बनना तो और जूझेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है साला करे बने ना। बात समझ में आ रही? ये एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन जब इस स्टेट में आओगे तो यहां से यहां जाना कंपैरेटिवली आसान है, यहां से यहां जाना और आसान है, यहां से यहां जाना और आसान है, और ऊपर 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 राइज करना इजी होता है। नीचे से ऊपर जाना जो है वो कठिन है, राइट। हाँ, तो इसी डायग्राम को बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम कहा जाता है। तो ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे पहले आपको एनर्जी के बारे में बताया गया, तो ये फॉर्मूला मैंने भी आपको आज बताया है, ठीक है। फिर ये देखो ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम का नाम होता है एनर्जी लेवल डायग्राम,
ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो n बराबर 1 स्टेट है, n बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट तक दिखाया गया है। और n बराबर इनफाइनाइट पर बेटा एनर्जी कितनी होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो आप सोचो यहां पर इस सर्टेन स्टेट में रहने के लिए जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी है भाई, 0 के बराबर। बाकी सब एनर्जी निगेटिव में है, निगेटिव एनर्जी शो करती है अट्रैक्शन को। ठीक है, अट्रैक्शन को। तो अब यहां पर आइए बाकी सारी सीरीज की बात करते हैं, यानी स्पेक्ट्रम की बात करने अब हम लोग चल रहे हैं कि सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। कितने लोगों को इतनी बात एकदम अच्छे से समझ में आया? श्रेयसी का टेस्ट अच्छा हुआ, वेरी गुड। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई कि हाँ सर, जितना अभी तक आपने यहां पे बताया है सर इसके पहले, ये सब समझ में आ गया है? ये बातें एकदम जितने लोगों को क्लियर हो जल्दी से बता दो भाई चैट बॉक्स में, है ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे की बात करते हैं और आप लोगों को कुछ आगे की चीजें सिखाते हैं। ठीक, हाँ, हम लोगों ने एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, दैट फॉर्मूला वाज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर m 2 पाई स्क्वायर m z² डिवाइडेड बाई n²h²। हाँ, n²h²। ये हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक डिराइव किया था, राइट? ये एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक आ गया देखो, मोए मोए कर रहा है, मोए मोए क्या है भाई साहब? आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है। हाँ, चलो कोई नहीं, मोए मोए करो तुम। फिलहाल एनर्जी की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, ये एनर्जी हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखी है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर कभी ऐसा सीन हो कि इलेक्ट्रॉन मान लो किसी लोअर ऑर्बिट से हायर में जाना चाहता है, या वो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आना चाहता है। अब देखो आपने ये पढ़ लिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो n बराबर 1 ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इतनी एनर्जी होना जरूरी है। ठीक, इस वाले ऑर्बिट में आया तो एनर्जी इतनी हो गई। ध्यान से देखो, माइनस में वैल्यू अगर घट रही है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, इसमें एनर्जी कंपैरेटिवली कम नेगेटिव है, इसमें और कम नेगेटिव है, और कम नेगेटिव है, और कम नेगेटिव, यानी कि ऊपर जाने पर एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां एनर्जी कम है, यानी इस स्टेट में रहने के लिए इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहां से ऊपर जाना है बेटा तो एनर्जी और ज्यादा रिक्वायर्ड है, यहां से और ऊपर जाना है तो एनर्जी और ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? यहां से यहां जाना है तो भाई इस एनर्जी में से इस एनर्जी को घटा दो। ये वर्ड, ये जो अभी लिखे हुए हैं नंबर्स थोड़े से अजीब हैं। अगर यहां लिखा होता -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां लिखा होता -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सोचो -13 से -3 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, राइट? तो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है यहां n बराबर 1 से n बराबर 2 स्टेट में जाने के लिए। वही चीज मैं आपको यहां पर अब आगे सिखाने चल रहा हूं। देखो, फॉर या इन फर्स्ट स्टेट, पहले एनर्जी स्टेट में अगर मैं लिखूं तो उसकी एनर्जी कितनी है भाई? पहले एनर्जी स्टेट में उसकी एनर्जी है ई इनिशियल, दैट इज -2 पाई स्क्वायर m z² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, नहीं 16 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, h²। और ये जो n है इसकी जगह n1 हो जाएगा,
ठीक है। अगर पहले एनर्जी स्टेट में है तो उस एनर्जी स्टेट की कुछ तो वैल्यू होगी कि भाई n1 में है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, कुछ तो होगा। तो जनरल मैंने वैल्यू लिख दी है कि भाई n1 स्क्वायर, ठीक है, n1 हो गया, ठीक है। फॉर सेकेंड स्टेट यानी किसी फाइनल स्टेट में, या इसको सेकंड कहने की बजाय मैं इनिशियल और फाइनल कह सकता हूं कि इन इनिशियल स्टेट, इन इनिशियल स्टेट एंड इन फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा वो ई फाइनल में लिख सकता हूं, दैट इज माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर एन टू स्क्वायर। कि भाई पहला वाला स्टेट मान लो n1 स्टेट है, दूसरा वाला स्टेट n2 स्टेट है, ये जनरल बात मैं कर ले रहा हूं। और अगर सोचो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इक्वेशन, चलो यहां नई इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। सो फॉर ट्रांजिशन n1 टू n2, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 एनर्जी लेवल से n2 वाले एनर्जी लेवल में जा रहा है तो ऑब्वियस उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो बेटा वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा उतनी एनर्जी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक जनरल बात कर रहा हूं, ये n1 तुम्हारा लोअर हो सकता है, n2 हायर हो सकता है, या n1 हायर हो सकता है, n2 लोअर हो सकता है, ये डिपेंड करता है कैसा न्यूमेरिकल अपने को दिया गया, ठीक। मान लो n1 स्टेट से n2 स्टेट में अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जाना चाहता है तो इसका मतलब क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट एनर्जी शुड बी सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ फोटोन, है ना। अगर हमें लोअर एनर्जी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में ले जाना है तो बेटा इसको फोटोन देना पड़ेगा। फोटोन के थ्रू हम एनर्जी जनरली देते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। इसमें फोटोन इंसिडेंट कराएंगे, एच न्यू के बराबर एनर्जी देगा, उसी एनर्जी से वो नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर एक ही फोटोन गिर रहा था। आपको अगर याद हो पिछले वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में आपसे ये बात कर रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एच न्यू। फाइनल एनर्जी आपके सामने लिखी है माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है, n2 स्क्वायर था, तो मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत है, ठीक है, सेम चीज की जरूरत है। हाँ, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो देखो देखो, यहां पर क्या था n2, ठीक है, इनिशियल, दिस इज इनिशियल एनर्जी माइनस माइनस, ठीक है, एंड दिस इज, सॉरी, दिस वाज फाइनल एनर्जी माइनस दिस इज इनिशियल एनर्जी। यहां पे n1 लिख देंगे बस, एवरीथिंग इज सेम। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एच सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी जो है वो सी बाई लेमडा भी होता है, तो इसको आप एच सी बाई लेमडा ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, राइट। तो देखो मैं लिख रहा हूं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा है यहां पर मेरे को, जो जो कॉमन दिख रहा है मैं कॉमन कर रहा हूं, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, ये सब कॉमन दिख रहा है। और अंदर बेटा दिखेगा, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है। और साथ में हाँ ठीक है, ये तो प्लस ही हो गया, तो 2 पाई ये सब हमने कॉमन कर लिया, 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसी में अगर केवल 1 बाई लेमडा निकाला जाए, केवल 1 बाई लेमडा की वैल्यू निकाली जाए, इस एच और सी को भी मैं नीचे भेज दूं तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एच स्क्वायर पहले से था और एच सी और नीचे आ गया, तो ये सी एच क्यूब बन जाएगा बेटा, सी एच क्यूब बन जाएगा।
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चेक कर लो भाई, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देख लीजिए, राइट। अब ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये सारी चीजें फिर से कांस्टेंट्स है। ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें देख लो फिर से कांस्टेंट है, और इन सब को कंबाइंड फॉर्म में एक नाम दिया गया रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इन सब को कंबाइंड फॉर्म में एक नया नाम दिया गया रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया, 1/λ इज इक्वल टू आर टाइम्स, इनफैक्ट 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। देखो यहां पे जेड स्क्वायर को बस छोड़ देना, रिडबर्ग्स कांस्टेंट में ये जेड स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, जेड स्क्वायर बाहर होता है बेटा। तो माइनस, इनफैक्ट इसको मैं ऐसा लिखूं, आर जेड स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ, ये हम लोग को लिखना चाहिए। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। अब इस फॉर्मूले से अपने को मिलेगा क्या, इस फॉर्मूले से हमको ये मिलेगा कि अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहली बात अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेटा z बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये भी यहां पे लिख दूं, फॉर हाइड्रोजन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हो तो z बराबर 1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये ठीक है, ये वैल्यू हमारी बन जाने वाली है, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी n1 ऑर्बिट से किसी n2 ऑर्बिट में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन किसी n1 ऑर्बिट से किसी n2 ऑर्बिट में अगर जाना चाहता है तो उसको कितना वेवलेंथ का फोटोन रिक्वायर्ड है, या कितने वेवलेंथ का फोटोन वो इमिट करेगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है तो वो इतना ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो कितना इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ होना चाहिए, मिल गया हमको, ठीक है। या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि हायर से लोअर लेवल में जा रहा है तो भाई कितने वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा, तो भी यही लैम्डा हम लोग को बेटा निकालना होगा, राइट। सभी लोग भाई जल्दी से एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो, जल्दी से हार्ट स्पैम कर दो बेटा अगर बात समझ में आई तो। अगर बात समझ में आई जल्दी से, बात समझ में आ गई पूरी। ये फॉर्मूला आपका हो गया है, और देखो यही फॉर्मूला यहां कहीं पे लिखा होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है, एंड दिस इज 1/λ, ठीक। 1/λ ये जो है इसको इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, न्यू बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को कई बार वेव नंबर भी कहा जाता है, 1/λ इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर, ठीक है, इसको वेव नंबर भी कहते हैं। बाकी देखो रिडबर्ग्स कांस्टेंट आपके सामने है, ये देखो रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देख लो, यही मैंने भी बताई है, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। ये क्या ऑन नहीं हुआ चैट क्या, जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है। हाँ, ये क्लियर है ना सबको। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पर जा रहा है तो कितने वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा, ये हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक। अब सबसे पहले हाइड्रोजन के इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किसने किया बेटा, सबसे पहले इसके बारे में बताया एक रहे होंगे कोई लाइमन साहब, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया लाइमन सीरीज के बारे में। तो सबसे पहली सीरीज जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आती है उसका नाम है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में यह बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से
n बराबर 3 से, n बराबर 4 से, n बराबर 5 से, किसी भी हायर स्टेट से अगर वो n बराबर 1 स्टेट में आ रहा है तो ढेर सारी वेवलेंथ हो जाएंगी। तो उस कॉम्बिनेशन, उस ग्रुप ऑफ वेवलेंथ को हम लोग लाइमन सीरीज का नाम देंगे। दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। तो मैं आपको देखो यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैंने बनाया था एनर्जी लेवल डायग्राम, ये बनाया था मैंने, राइट। अब देखो जरा, यहां पर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ रहा है, n बराबर 3 से n बराबर 1 में आ रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 1 में आ रहा है, यहां पर यहां आ रहा है, या n बराबर 5 से n बराबर 1 में आ रहा है, n बराबर 6 से n बराबर 1 में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से n बराबर 1 में आ रहा है तो ये देखो अलग अलग वेवलेंथ इमिट होंगे ना भाई। यहां से यहां तक आने में अलग वेवलेंथ इमिट होगा, यहां से यहां आने में अलग वेवलेंथ, यहां से यहां में अलग, यहां से यहां में अलग, यहां से यहां में अलग, ऐसे ही ऊपर हायर स्टेट से यहां तक आने में अलग वेवलेंथ इमिट हो जाएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया लाइमन सीरीज का। इसको नाम क्या दिया गया? लाइमन सीरीज, क्योंकि ढेर सारे वेवलेंथ्स यहां पर हो जाएंगे तो इसको लाइमन सीरीज का नाम दिया गया है। और आप जरा सोचो, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, देखो लिखा है यहां पे, देखो किसी भी हायर स्टेट से अगर आप n बराबर 1 पर आ रहे हो तो इसका नाम है लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज यहां नीचे है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप देख सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लाइमन सीरीज अगर हो रहा है तो वहां पर आखिर हमें ट्रांजिशन में क्या लिखना होगा और वेवलेंथ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आइए वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। पहले देखो, अगर लाइमन सीरीज की आप बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को आना कहां पर है बेटा? इलेक्ट्रॉन को कहां पर आना है भाई? आपको पीछे बताया गया था ना, किसी n1 ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन किसी n2 ऑर्बिट में जा रहा है, n1 से किसी n2 में अगर जा रहा है तो n1 यहां पर कैसा है? हायर ऑर्बिट है, ठीक है। n2 कैसा है? यहां पर लोअर ऑर्बिट है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं भाई कि हमको फाइनली इलेक्ट्रॉन को कहां पर लाना है? पहले वाले ऑर्बिट में। फाइनली इलेक्ट्रॉन को कहां पर लाना है? पहले वाले ऑर्बिट में। तो फॉर्मूला देखो यही था ना, 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और ये जो n है, ये जो n है भाई, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन यहां पर हो रहा है वो ट्रांजिशन कैसा है? वो किसी भी हायर ऑर्बिट से, यहां पर n2 को क्या माना गया? हायर ऑर्बिट। किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां पर हो रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में, n बराबर 1 ऑर्बिट में, यानी कि ये हमारा लोअर ऑर्बिट है। n2 से n1 में ट्रांजिशन हो रहा है, राइट है। n2 से n1 में ट्रांजिशन हो रहा है। और अभी जो मैंने पीछे फार्मूला आपको पढ़ाया था उसमें हमने ट्रांजिशन n1 से n2 में कराया था। अगर n1 से n2 में ट्रांजिशन करा रहे हो तो फॉर्मूला में यहां पे याद करो, यहां पर क्या था भाई? n1 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। तो यहां पर क्या है? n2 से n1 में हो रहा है, यानी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये जो n होगा वो कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी हायर ऑर्बिट यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लाइमन सीरीज के लिए। दिस इज फॉर्मूला फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज का ये फॉर्मूला आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। n की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। और लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन हो रहा है वो रेडिएशन हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन हो रहा है वो किस में आता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। क्या आपको बात समझ में कुछ आई? भाई ध्यान से मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनो, नहीं तो यहां पे खतरा है, हाँ, बाउंस होने का बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। किसी भी हायर स्टेट से किसी भी लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट, ठीक है। तो जो फाइनल स्टेट है n1 वो मैंने यहां रखा है, इनिशियल स्टेट जो है हायर स्टेट उसको मैंने यहां पे रखा है, राइट। तो 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है।
ऐसे ही अगला जो सीरीज है उसको बामर सीरीज कहा जाता है। बामर सीरीज का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, n बराबर 2 ऑर्बिट पर आ रहा हो, कहां से, किसी भी हायर स्टेट से, तो n बराबर 2 के ऊपर कौन है, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 एंड सो ऑन, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर वो 2 पर आ रहा है, जैसे देखो 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 यहां पहले से बना हुआ है, किसी भी हायर से, देखो 3 से 2 पर आ रहा हो, 4 से 2 पर आ रहा हो, 5 से 2 पर आ रहा हो, 6 से 2 पर आ रहा हो, 7 से 2 पे आ रहा हो, किसी भी हायर स्टेट से अगर 2 पर आ रहा है तो उस सीरीज का नाम है बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो रेडिएशन होता है वो विजिबल रेडिएशन होता है, यानी इसका जो वेवलेंथ होगा वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो n बराबर 3 ऑर्बिट पर आ रहा है, किसी भी हायर स्टेट से 3 पर आ रहा है, तो उसका नाम हो गया पास्चन सीरीज। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट सीरीज, ऐसे ही पीफुंड सीरीज होती है। और पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, इन सभी में जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है, IR रीजन में आता है। बेटा वेवलेंथ के बेसिस पर ये चीज तो डिसाइड की जा सकती है ना कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ये विजिबल में है, या ये इंफ्रारेड में है, ये तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाया भी गया है, वहां पर पूरा वेवलेंथ रेंज आपको बताया गया है, राइट। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज। बामर विजिबल रीजन में आता है, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड ये तीनों ही इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। क्लियर है क्या? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर एवरीवन? देखो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है लाइमन सीरीज का। ऐसे ही अगला ये फॉर्मूला है बामर सीरीज का। बामर सीरीज के केस में देखो आप कहां पर लेकर आ रहे हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से हम n बराबर 2 ऑर्बिट पर लेकर आ रहे हैं, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r टाइम्स 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, बामर सीरीज में जो रेडिएशंस है वो विजिबल रीजन में होते हैं। ऐसे ही पास्चन है तो इसमें 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर है। ऐसे ही ब्रैकेट है, इसमें 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर है। ऐसे ही पीफुंड सीरीज है 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। और ये तीनों ही किस रीजन में थे, इंफ्रारेड रीजन में ये तीनों लाई करते हैं। ठीक है, तो कितनी यहां पर सीरीज हो गई, 5। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, 5 सीरीज है। सभी सीरीज में सीधा सा खेल है। देखो मैं आपको समराइज करके चीजें बता रहा हूं। अगर ये n बराबर 1 ऑर्बिट है, ये n बराबर 2 ऑर्बिट है, ये वाला n बराबर 3 ऑर्बिट है, ये वाला n बराबर 4 ऑर्बिट है, ऐसे ही ये वाला n बराबर 5 ऑर्बिट है, ऐसे ही ये वाला n बराबर 6 ऑर्बिट है, और ऐसे ही ये वाला n बराबर 7 ऑर्बिट है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, चैट बंद कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 1 ऑर्बिट पर आ रहा है, किसी भी हायर से वो 1 पर आ रहा है, तो देखो हर बार के ट्रांजिशन में अलग अलग वेवलेंथ इमिट हो रही होंगी। तो यहां पर जो भी वेवलेंथ इमिट होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होंगी, और इसका नाम दिया जाएगा लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज। अगर वो 3 से 2 पर आए, 4 से 2 पर आए, 5 से 2 पर आए, 6 से 2 पर आए, 7 से 2 पर आए, किसी भी हायर स्टेट से अगर वो 2 पर आएगा, तो यहां पर जो भी रेडिएशंस इमिट होंगे, पहली बात वो विजिबल रीजन में होंगे। ठीक है, विजिबल रीजन में होंगे, और इनका नाम है बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज। फिर n बराबर 4 से 3 पर कोई ट्रांजिशन हो, 5 से 3 पर हो, 6 से 3 पर हो, 7 से 3 पर हो, तो इसका नाम होता है लाइमन बामर पास्चन, पास्चन सीरीज। और ये इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन इसके होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज होती है ब्रैकेट सीरीज, इसका नाम है। ऐसे ही ये होती है, इसका नाम है पीफुंड सीरीज। ठीक है, लाइमन, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफुंड। ठीक है, आखिरी के जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इन तीनों का सर फॉर्मूला कैसे बनेगा? लाइमन के लिए बेटा फॉर्मूला है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r टाइम्स, सो जो फाइनल कहां पर लाना है, n बराबर 1 पे, तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू सर क्या होगी, n की वैल्यू बेटा हायर,
कहां से आ रहा है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला हो गया बेटा हमारा लाइमन सीरीज का फॉर्मूला। बामर सीरीज का सर फॉर्मूला क्या होगा? 1/λ इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n क्या हो सकता है बामर सीरीज में? तो भाई 3 से आएगा 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया बामर सीरीज का फॉर्मूला। ऐसे ही 3 स्क्वायर कर लो, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कर लो, तो अलग अलग सीरीज के फॉर्मूले तुम्हारे आते जाएंगे। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कितने लोगों को बात समझ में आई? वोट करके जल्दी से बताओ, कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया कि हाँ सर अब पिक्चर क्लियर हो रही है सर? कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया? जल्दी से बताओ, लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए। ये चल रहा है ये। हाँ ठीक है, 90% बच्चों को बात समझ में आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट? यार ये कली वाला है क्या? थर्ड ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, फॉर्मूला NH/2 पाई होता है ना? अगर थर्ड ऑर्बिट में है बेटा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 3h/2 पाई हो जाएगा, 3h/2 पाई हो जाएगा। आई थिंक ये कल वाला ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। चलिए, तो बोहर्स थ्योरी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बोहर्स थ्योरी के लिमिटेशंस की बात करते हैं कि आखिर बोहर्स थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस हमारे पास हैं। देखो, बोहर थ्योरी का सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही अप्लाई होती है, ये और किसी एटम के लिए वैलिड नहीं है। यानी जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, केवल वहीं पे ये सीरीज चलेगी, ये पूरा लॉजिक स्पेक्ट्रम इनका चलेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइंस बट अ ग्रुप ऑफ closed lines with slightly different frequencies. Bohr's theory could not explain these fine features of the hydrogen spectrum. यानी कि देखो, जैसे आपसे ये बोला गया कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन या तो 2 से 1 पे आएगा, 3 से 1 पे आएगा, 5 से 1 पे आएगा, 7 से 1 पे आएगा, डायरेक्ट 1 पे आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा 7 से 4 पे आए और 4 से 1 पे आए, 7 से 3 पे आए फिर 3 से 1 पे आए। लेकिन इसकी बात यहां पर लाइमन सीरीज में नहीं की गई। बात आप समझ रहे हैं? तो लाइमन सीरीज में भी इन्होंने और ज्यादा जो स्प्लिटिंग है, और ज्यादा उसके डिटेल में उसकी बात इन्होंने नहीं किया है। तो फाइन फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स शुड बी चूजन। भाई यहां पर बोहर्स मॉडल हम लोगों ने स्टार्ट कहां किया? सर्कुलर मोशन से, सेंट्रीपिटल फोर्स से पूरी थ्योरी की शुरुआत हुई है। तो भाई ये कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता है? हो सकता है इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर, इलिप्स जैसे शेप में रिवॉल्व करता हो, क्या पता। भाई जैसे प्लैनेट्स के लिए केपलर ने बोल दिया कि भाई प्लैनेट्स जो है वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर में नहीं करते हैं।
हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी ना करता हो, तब क्या होगा? तब तो इनकी पूरी की पूरी थ्योरी धरी रह जाएगी भाई साहब, है ना। एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सो ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड इन द बोहर्स थ्योरी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में यहां पर कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। इनकी थ्योरी में वेव प्रॉपर्टीज को हमने मतलब शो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन में वेव की प्रॉपर्टीज है तो वो एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। यहां पर तो सारा खेल उसको घुमा रहे हो, उसका मोमेंटम निकाल रहे हो, तो आप तो यहां पर उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो। यानी वेव नेचर में बहुत ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया इनकी थ्योरी में। बोहर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। बोहर्स थ्योरी प्रेडिक्ट ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ दीस लाइंस। यहां पर देखो हम लोग को वेवलेंथ निकालना सिखाया गया, फ्रीक्वेंसी भी सिखा दिया गया। बेटा अगर 1/λ तुम्हें पता है, मतलब अगर तुम्हें लैम्डा पता है तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी तो आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी होता है ना c/λ। भाई अगर वेवलेंथ निकालना आ गया तो c/λ कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो हमको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया, लेकिन हमको इंटेंसिटी निकालना नहीं सिखाया। वेव ऑप्टिक्स में याद करो, वहां पर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में हर जगह इंटेंसिटी की बात की गई है, वहां फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की। यानी वेव में हम लोग इंटेंसिटी पर फोकस करते हैं, लेकिन यहां पर किसको फोकस किया गया? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी की बात किया गया, इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इट डज नॉट टेल फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में यही जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोगों ने पढ़ी ना, इनकी और स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको जीमान इफेक्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिटिंग होती है, जिसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। हालांकि जीमान और स्टार्क इफेक्ट हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन सोचो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोगों ने पढ़ी ना कि 7 से 1 पे आ रहा है, ठीक है, 6 से 1 पे आ रहा है, तो लाइमन सीरीज में जो लाइंस आपने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इनमें और स्प्लिटिंग होती है, उसकी बात भी इनके थ्योरी में नहीं किया गया। तो बोहर साहब ने काफी अच्छी थ्योरी दी है, लेकिन परफेक्ट थ्योरी बेटा नहीं दी है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है वो परफेक्ट थ्योरी भाई साहब नहीं है। जल्दी से बता दो, क्या बोहर ओपी है? बोहर साहब की थ्योरी भाई साहब एकदम बढ़िया से समझ में आई है? जल्दी से बता दो बेटा, सब लोग जल्दी से बता दो, क्या बोहर साहब की थ्योरी मस्त समझ में आ गई है? अच्छा, कह रहे हैं सर डाउट ओपन करो। ठीक है भैया, डाउट पे आ जाते हैं। वेरी नाइस सर योर टीचिंग स्टाइल। बाकी ये सर पता नहीं क्या क्या कितने कितने परसेंट दे दिया आपने हमें, है? तो कोमल बेटा थैंक यू। सर व्हाट इज इलिप्टिकल पाथ? ये दिग्वेश साहब हैं, कह रहे हैं सर इलिप्टिकल पाथ क्या होता है? बेटा इलिप्टिकल पाथ का मतलब अंडाकार पाथ। ये 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 देखो, सर्कल ऐसा होता है, दिस इज सर्कुलर पाथ, और थोड़ा सा सर्कल को ऊपर नीचे ऐसे दबा दो तो ये इलिप्टिकल पाथ बन जाता है। दिस इज इलिप्टिकल पाथ। दिस इज इलिप्टिकल पाथ, राइट। सर लिमिटेशन और ड्रॉबैक में क्या डिफरेंस है? भाई सेम है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हेलो सर जी नमस्ते, टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस बैच। वाह भाई आदित्य भाई, तो आदित्य भाई अब फाइनली आदित्य भाई ने बैच ज्वाइन कर लिया है, लेकिन यार बड़ा जल्दी कर लिया तुमने, है? इतना जल्दी तुम इस बैच में क्यों आए भाई? आराम से आते यार, क्या करना था। आदित्य बेटा आ गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, मजे ले रहा हूं मैं, लेकिन यार थोड़ा सा मतलब मेहनत करना पड़ेगा यार आदित्य भाई, ठीक है। सर प्रैक्टिकल के लिए टॉपिक बता दो भाई। देखो यार, प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल ऐसी चीज है कि आपके स्कूल में अगर कराई गई है अच्छे से, ठीक है, आपको अच्छे से आते हैं, तो जो प्रैक्टिकल्स उन्होंने करवाया है, देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछने की बजाय आपको अपने स्कूल के टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से apparatus अवेलेबल हैं वो तुम्हारे स्कूल के टीचर को ही पता होगा, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो जो apparatus स्कूल में अवेलेबल होता है, स्कूल वाले उसी ऑपरेटर पर बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वही करवाते हैं। तो ये आप उन्हीं से पूछो, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया बेटा मिल पाएगा, ठीक है। रही बात प्रैक्टिकल के लिए, तो देखो अगर आपको स्कूल में ज्यादा प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस खूब कराई गई है तो आप उस पर फोकस ज्यादा करिए, नहीं कराई गई है भाई तो बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ओवल पाथ कह सकते हो भाई।
सर स्कूल और पीडब्ल्यू को कैसे मैनेज करें, स्कूल वाले छुट्टी भी नहीं लेने दे रहे हैं, और अगर छुट्टी किया तो प्रैक्टिकल में मार्क्स कम देंगे। हाँ हर्ष बेटा, ये तो एक बहुत बड़ा समस्या है, संकट है बहुत बड़ा, ये बात सत्य है कि जनरली स्कूल वाले जो है वो छुट्टी नहीं देते हैं इस समय, क्योंकि उनका सोचना ये है कि बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे सिर्फ जो है नोरा फतेही के गाने सुनते हैं। काफी हद तक बच्चे ऐसा कर भी जाते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन यार पीडब्ल्यू के बच्चे पढ़ते हैं, ये हमें पता है, ये आप लोग को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे जम के क्लासेस होती हैं, है ना। और रही बात, देखो ये मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अब स्कूल वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो थोड़ा मोड़ा उनकी डांट सुन लो, है, कभी कभार एब्सेंट हो गए, थोड़ा डांट सुन लिया। जैसे मेरे स्कूल वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मैं पढ़ने में काफी अच्छा भी था, टॉपर था, तो सबको ऐसा लगता था यार ये क्यों नहीं आया, ये लापरवाही बहुत कर रहा है, लेकिन मैं गोला मारता था भाई, मैं गोला मारता था। जैसे संडे है तो मैं सैटरडे गोला मार देता था, सैटरडे एब्सेंट हो गए, संडे मिल गया, 2 दिन हचक के पढ़ाई। मतलब लेकिन अगर मैं एब्सेंट हुआ हूं तो मैं उतना वसूल लेता था भाई। मतलब पता चला मैं सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ गया तो रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक मैं पढ़ ही रहा हूँ नॉन स्टॉप। तो इतना डेडिकेशन अगर है तो आप एब्सेंट होइए स्कूल में, थोड़ी सी वो डांटेंगे, डांट सुन लेना भाई, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली आप अपने रिजल्ट के लिए। मैं तो पीडब्ल्यू के लिए अपने स्कूल वालों से भी लड़ जाऊंगा सर। अरे आर्यन भाई ये गलती मत करना, मैं आपको बताऊं, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, ठीक है, तो ये इंसिडेंट हो चुका है, कुछ बच्चे थे ऐसे जो अपने स्कूल टीचर से जाकर के लड़ाई कर लिए थे मेरी वजह से, ठीक है। और बाद में हुआ ये कि ठीक है आप पीडब्ल्यू को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूल के टीचर से अभी पंगे मत लेना, क्योंकि वो फिर तुम्हें प्रैक्टिकल्स के लिए परेशान करेगा, वो तुम्हें प्रैक्टिकल में मार्क्स कम दिलवाएगा, है ना, तुमसे कठिन क्वेश्चन पूछवाएगा, तो ये सब पंगे अभी मत लेना, ठीक है। आपका प्यार पीडब्ल्यू के लिए क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, राइट, ये सबको पता है, इसलिए यार पंगे मत लेना अभी स्कूल टीचर से, क्योंकि मेरे लिए ऐसा बच्चे कर चुके हैं, अपने स्कूल टीचर से बहुत ज्यादा पंगा ले लिया था। वो टीचर एकदम जैसे एक होता है ना कि हाथ धो के पीछे पड़ जाना, तो वो टीचर पूरा नहा धो के उनके पीछे पड़ गया था, समझ रहे हैं, बच्चे बेचारे बहुत परेशान हुए। मैंने भी उनको उस समय भी यही समझाया था, आपको भी यही समझा रहा हूं, अभी पंगे वंगे मत लेना। पास्चन सीरीज बता दो। देखो बेटा, लाइमन बामर पास्चन, पास्चन का मतलब है कि अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 ऑर्बिट में आ रहा है तो वो पास्चन सीरीज में होगा। और पास्चन सीरीज में जो रेडिएशंस होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। सर इंफ्रारेड क्या है, लियो निकिता कह रही सर इंफ्रारेड रीजन क्या होता है। बेटा एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का, उस चैप्टर में जाओ, 3 ही लेक्चर है बेटा निकिता, और वहां पर आपको पता चलेगा इंफ्रारेड क्या है, ठीक है। सर प्लीज आज वीडियो कॉल हमें भी कीजिए ना, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धार्थ वाजपेयी जी की तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी भाई, तो सिद्धार्थ वाजपेयी जी को फोन किया जाए, कंप्यूटर जी फोन करिए, सिद्धार्थ वाजपेयी जी को कॉल किया जाए। हाँ भाई, वाजपेयी जी क्या हाल है। एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट, तुम्हारी आवाज बच्चों तक पहुंचा दें हम, बस 1 मिनट। हाँ वाजपेयी जी। सर आज काफी लंबे टाइम से आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे थे, आज आपने फाइनली कॉल लगा दिया। हाँ वाजपेयी जी, आवाज आ रही है। जी सर, एकदम यार कंफर्म तुम्हारे पास आ क्लियर। रही, मेरे पास कहीं नहीं आ रही, अच्छा 1 मिनट। हाँ वाजपेयी जी अब बताइए। सर आपसे काफी लंबे टाइम से बात करने के लिए वेट कर रहे थे, आज फाइनली आपको कॉल आ गया। अरे वाह, दिल से आप याद करिए, हम तो हाजिर हैं सर। कल भी सर हमने डाउट सेक्शन में ही डाला था और कल आपसे बात नहीं हो पाई, बट आज बहुत खुश देखा था हूँ मैंने, सर, देखा था, आपसे देखा था, बात हो पा आपका रही है। आपका डाउट ये वाला मैंने देखा था सर, वीडियो कॉल मुझे करना। जी तो सर। सिद्धार्थ बेटा कहाँ के सर रहने वाले आपका, हो। सर हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के गांव दीनशाह गौरा के रहने वाले हैं। अरे वाह, मतलब पूरे इंडिया के हर कोने कोने से बच्चे अपने पास जुड़े हुए हैं। तो सिद्धार्थ जी कैसा आपका फीडबैक है परिश्रम बैच का।
सर परीक्षा मैथ का फीडबैक सर यही बता सकता हूँ कि क्लास में फिजिक्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती सर। जैसा इस काफी लेट में मैंने बैच ज्वाइन किया था, हम्म। तो मुझे न्यूमेरिकल से इतना डर लगता था, ये लगता है कहीं बोर्ड्स में फेल ना हो जाए। बट आज के समय में ये कि अगर एक न्यूमेरिकल नहीं लगता, उसको काफी बार ट्राई करता हूँ, उसके बाद मुझे सारे न्यूमेरिकल्स लगते हैं और क्लास में टीचर के क्वेश्चन देने से पहले न्यूमेरिकल्स के आंसर आ जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात सबको पता ही है। तो आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो इसका रिजल्ट तो भाई मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। जी बाकी सर, आपने एस एल रेगुलरली। अरोरा हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर आपने एस एल अरोरा बुक बोली थी, पार्ट वन के इतने सारे क्वेश्चंस लगा चुका हूँ कि उसमें इतना कॉन्फिडेंट है कि टीचर उससे क्वेश्चन कहीं से उठा के देगा तो मुझे आंसर पता है उसका। कर हाँ, तो इतने मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा लगा हूं, चुके हैं अगर सर। आपने बुक वन पे कमांड कर लिया है ना, तो इसका फायदा आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि बुक वन से यस ही सर। थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। बुक टू से जो क्वेश्चंस जो इधर ये सब टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, इससे टू दी पॉइंट जी वाले सर। क्वेश्चंस आएंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस। बुक वन में जी ही सर। थोड़े से तिगड़मी वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और वो आपने कर लिया है, सर रे, बहुत अच्छी बात रे है। ऑप्टिक्स के सर सारे जो है डेरिवेशंस इतने बार प्रैक्टिस किए हैं कि आंख मूंदता हूँ तो उसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल सब एकदम याद हो गए। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ पढ़ के। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट है, खूब मेहनत करिए और टॉप करिए। फिर वीडियो कॉल करते हैं एक बार फिर से आपको, जी सर, थैंक यू सो मच सर। है ना। ओके बेटा। अपना तो सिद्धार्थ बाजपेयी जी ने देखो खूब मेहनत किया है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी लोग भी खूब मेहनत करिए। जितनी ज्यादा बेटा आप लोग मेहनत करेंगे ना, तो आपके चेहरे पर ये जो चमक है ना, ये चमक ही हम लोगों के का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है कि हाँ भाई, मेहनत जो है वो सफल हो रही है। राइट। सो अगर लोअर से हाइयर में जाना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मेघा ने कहा सर लोअर से हाइयर में जाना होगा। बेटा फॉर्मूला सेम होगा, कोई अंतर नहीं है, फॉर्मूला सेम होगा। तुमको बस एक बात समझनी है, अगर इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, लोअर से हाइयर में जा रहा है तो उतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो फॉर्मूला तुमने पीछे सीखा ना, वो फॉर्मूला क्या था? अगर इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर आया, कितना वेवलेंथ इमिट करेगा, निकाल लिया। अगर वेवलेंथ पता है तो क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूं, एच सी बाई लेमडा करके? क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, सी बाई लेमडा करके? राइट। तो ये तीनों आंसर अपने को पता है, वेवलेंथ भी पता है, एनर्जी भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है। ठीक है, इतना ही वो इमिट करेगा, और अगर लोअर से हाइयर में जा रहा है तो इतना ही एब्जॉर्ब करेगा। बात खत्म हो गई। तो आंसर इज सेम, है ना, आंसर इज सेम। शंकर साहब जो है कह रहे हैं, अशनीर साहब की बातें याद दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है यार। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब यह है कि n बराबर 1 ऑर्बिट से किसी भी हायर ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। अब आप सोचो, n बराबर 1 में कितनी एनर्जी थी बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। n बराबर 2 में कितनी एनर्जी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना चाहता है, तो उसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी -3.4 माइनस -13.6। तो ये वैल्यू आ जाती है तुम्हारी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यानी कि इतनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 ऑर्बिट में जंप करके जाना चाहता है। इसको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो देखो, अगर n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना चाहता है तो फर्स्ट एक्साइटेशन, n बराबर 1 से n बराबर 3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट देखो कितना होगा बेटा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसको सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब सिंपल है, ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वही एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। राइट, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट तो एक ही है, यानी n बराबर 1 स्टेट से n बराबर इनफाइनाइट स्टेट तक
किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से n बराबर इनफाइनाइट स्टेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, तो ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी कितनी होती है -13.6, n बराबर इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी होती है 0 के बराबर, राइट। तो 0 माइनस 13.6 यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है और उसको मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन n बराबर इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा। और उस स्टेट में जाने का मतलब अब वो दोबारा लौटकर उस एटम के पास, उस न्यूक्लियस के पास दोबारा लौटकर वो आने वाला नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या ये दोनों एनर्जी आप लोग को क्लियर हो गई है? बिल्कुल इसी तरीके से बेटा एक्साइटेशन पोटेंशियल है, तो आप देख सकते हो सेम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से केवल इलेक्ट्रॉन हटा दो तो केवल वोल्ट वोल्ट बचेगा, यही वोल्टेज कहलाता है हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज या एक्साइटेशन पोटेंशियल। सिमिलरली ये कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम पास कराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी भाई कि वो आयोनाइज हो जाएगा, तो उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर बेटा, दिस वॉज ऑल कंप्लीट चैप्टर। लेकिन अभी हम लोग को करने हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आ जाइए पहले एक दो क्वेश्चन मैं थोड़ा करके आपका वार्म अप कराता हूं, उसके बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ध्यान से देखो, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इट्स बोहर्स रेडियस इज गिवन एज दिस। यानी बोहर्स रेडियस की वैल्यू, जिसको मैं आर नॉट कह सकता हूं, दैट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और ध्यान से देखो तो ये वही है 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। द एटम इज एक्साइटेड सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स दिस। कह रहे हैं एटम ऐसा एक्साइट हुआ है कि अभी उसकी ऑर्बिट का रेडियस ये रहा, यानी कि उसकी ऑर्बिट का रेडियस है 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दीजिए। यानी कि अभी देखो आर नॉट की वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड है, ना देते तो भी पता थी। अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का अभी रेडियस आपको पता है तो आप इस रेडियस के बेसिस पर यह बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग को बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। n बराबर 1 का है, n बराबर 2 पर इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 3 पर है इस समय इलेक्ट्रॉन, या फिर n बराबर 4 पर इस समय इलेक्ट्रॉन है। चलो सभी लोग जल्दी से बेटा आंसर करो कि इलेक्ट्रॉन अभी किस ऑर्बिट में है। देखो ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ इस तरीके का था, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड टाइम्स आर नॉट था, ठीक है। लेकिन क्योंकि बात हाइड्रोजन की हो रही है तो Z का कोई मैटर नहीं है, Z 1 हो गया तो Z को मैंने हटा दिया है, इसलिए R इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर नॉट ऐसा लिखा जा सकता है। जल्दी से आंसर करो। देखो बेटा R की वैल्यू अपने को पता है 21.2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स 5.3 इंटू 10⁻11। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, ये इसको कैंसिल करेगा 4 आएगा। एन स्क्वायर की वैल्यू 4 होने का मतलब n बराबर 2 आ गया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑर्बिट कहने का मतलब n की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। 60% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे आगे हैं अनवी, आर्या, सुमित, जय और जुबैर साहब, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है
टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट, इस वाली एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि सेकंड में एनर्जी कितनी होती है बेटा, दैट एनर्जी इज -13.6 अपॉन, सेकंड में है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी n बराबर 2 ऑर्बिट में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं आप, आंसर देखो n बराबर 2 है, ये भी देख लो -3.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस, यानी ये हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताइए जल्दी से। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यस, नंदनी ने बिल्कुल सही और सबसे पहले बताया है, n की वैल्यू 3 होनी चाहिए अगर हम लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब बेटा n बराबर 4 होता है। यानी कि यहां पर क्वेश्चन में हमसे यह कहा जा रहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 ऑर्बिट में है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो सबसे पहले बेटा n बराबर 3 में आप उसकी एनर्जी निकालो। एनर्जी होती है ना -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, यानी कि माइनस का 13.6 बाई 9, 13.6 बाई 9 करेंगे 1.51, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर टोटल एनर्जी है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। और बेटा फर्स्ट पार्ट हमसे बोला गया काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो देखो हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, सो दैट इज निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, राइट। फिर सेकंड में कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n बराबर 4, तो n बराबर 4 में एनर्जी होती है ना -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा 16 से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, 13.6 अपॉन 16, तो वैल्यू आई 0.85, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये टोटल एनर्जी है, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर आपको याद हो तो वो टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था टोटल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी का 2 गुना। टोटल एनर्जी आपके सामने है -0.85, इसमें भी बेटा 2 का करना है हमको मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसमें 2 का करोगे मल्टीप्लाई, वैल्यू आएगी 1.7, तो माइनस का 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। बहुत ध्यान से करना इस तरह के क्वेश्चन, एकदम आसान वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब सावधानी रखना। ये टोटल एनर्जी है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है। फिर यहां पर हमसे अगला पार्ट कह रहे हैं, थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी एक्साइटेड स्टेट से, तीसरा एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, n बराबर 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4, अगर वो n बराबर 4 से ग्राउंड स्टेट यानी कि n बराबर 1 में जंप कर जाता है, हाइयर से लोअर में जंप कर जाता है, तो आपको बताना है कि वो कितना वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिट करेगा। तो भाई एक बात समझो, अगर हाइयर से लोअर में आ रहा है तो ऑब्वियस है ना कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी फोटोन को रेडिएट करेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, फोर्थ स्टेट में एनर्जी निकालो माइनस फर्स्ट स्टेट में एनर्जी निकालो, और इस एनर्जी को आप hc बाई लैम्डा के बराबर कर दो, बात खत्म। सिंपल, एकदम एकदम इजी मेथड बता रहा हूं आपको। फोर्थ स्टेट में एनर्जी निकालो, भाई हाइयर स्टेट है तो हाइयर स्टेट में एनर्जी भी हाई होती है, तो हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी, इसमें से hc बाई लैम्डा, वैल्यू hc बाई लैम्डा के बराबर हो जाएगी, राइट। तो फोर्थ स्टेट में एनर्जी कितनी होती है भैया, -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, यानी कि
16 माइनस फर्स्ट स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, -13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। कर लो सॉल्व यार इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा ना 13.6, कॉमन कर लो, यहां बना 1 माइनस 1/16, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो बन जाएगा 13.6 इंटू, एलसीएम लोगे बेटा तो 16 में से एक गया 15, 15/16 बन जाएगा, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू डालो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू लिखो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा। वेवलेंथ हमें निकालना है, वेवलेंथ बोलो हम लोग यहां से निकाल पाएंगे क्या? इस स्टेप से आप लोग मेरे को बताओ, क्या वेवलेंथ आप लोग निकाल लोगे? जल्दी से बताओ, वेवलेंथ निकाल लोगे? सब लोग यस करो, यस का ऑप्शन है ना आपके पास। बोलो यार, कैलकुलेशन से थोड़ा सा मैं काम चोरी कर रहा हूं, यहां से लेमडा इधर ले आना, ये सब नीचे ले आना, सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। ये वेवलेंथ बोलो सब लोग निकाल सकते हो ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, कैलकुलेट कर लोगे ना वेवलेंथ, ठीक। तो ये वेवलेंथ आपको यहां से कैलकुलेट करना है, बाकी आंसर मैंने दे दिया, वेवलेंथ यहां पे कैलकुलेट करके निकाला भी गया है, ठीक है, समथिंग 970 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब ये आपको करना है, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? देखो, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लो। आयनाइजेशन का मतलब n = 1 से n = इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। n = 1 से n = इनफाइनाइट में भेजने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अंकित ने पूछा सर डायरेक्ट फार्मूला से नहीं निकलेगा? बेटा निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, वो उससे भी निकल जाएगा। 1/λ इज इक्वल टू r 1 उससे भी करके निकाल सकते हो, आ जाएगा। जल्दी से आंसर कर दो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई n = 1 से n = इनफाइनाइट में अगर ले जाना है, आयोनाइज करना है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। आज ही सिखाया है, आयोनाइजेशन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दो, n = इनफाइनाइट ऑर्बिट में वो चला जाएगा, दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इसको आयोनाइज करना, राइट। 71% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। सबसे आगे हैं अनुभव, पायल, सपना, अभिषेक और नवोदयन, ठीक है भाई। नेक्स्ट है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहली एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 2, ग्राउंड से n = 2 में लेके जाना है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तुमसे बेसिकली पूछ रहे हैं, व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, आंसर करो। सर कल मेरी स्पीच है स्टेज पे 26/11 के ऊपर। अच्छा, देखो 26/11 के ऊपर अगर है तो एक मेरी भी स्पीच पड़ी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, बड़ी अच्छी है, वहां से आप ले सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे आपको वहां से कोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उसको आप ले सकते हो। इंस्टा पे पड़ा हुआ है, रील में मैंने बना के डाला था, देखना 4-5 रील्स हैं, एक एक साथ है लाइन से, देखिएगा, उसको आप यूज भी कर सकते हो, अच्छा आपको मैटर मिल जाएगा वहां से।
हाँ भाई, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट यानी n बराबर 1 से n बराबर 2 में बेटा ले जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। 64% बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। मेघा, तन्वी, अनवी, अभिषेक और साक्षी, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर समझते हो ना, 10 की पावर वाला टर्म क्या है ये आपको बताना है। 10 की पावर वाला टर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट? अनुष्का कह रहे हैं सर आईडी क्या है? शैलेंद्र सर फिजिक्स। रोशनी बेटा इस चैप्टर से कम 5 नंबर का मान के चलो, 5 से 6 नंबर का आएगा। बेटा देखो, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, Z/n टाइम्स C/137। ठीक, ये C/137 वाले टर्म की पावर तुमसे पूछ रहा है। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 137 होता है। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये समथिंग 10⁶ के रेंज में आएगा। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 3/137 हमने किया, वैल्यू आ गई है, कल किया तो था हम लोगों ने यार, 0.0218 × 10⁸। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कल भी आपको बताया था। इसको आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे सर इसको 2.2 लिख सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल लिख सकते हो, राउंड ऑफ तो कर ही सकते हो ना यार। 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब देखो, वैसे भी ऑप्शन देख के साफ पता चल रहा है यार। देखो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड तो असंभव है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। लाइट की स्पीड से तेज कोई चल जाए ये संभव है। ठीक, और 10⁻2 बहुत छोटा है, यानी कि करेक्ट कौन सा हुआ? 10⁶। ये तो देख के ही आंसर किया जा सकता था। और देख लो, जो आसान क्वेश्चन होता है उसमें कम लोग सही करते हो हैं। 24% लोग आंसर कर रहे हो 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। भाई का गोबर भरा है यहाँ पे तुम्हारे। 10⁻10 मीटर पर सेकेंड बेटा लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो गया। ये कैसे आंसर हो सकता है भाई? लगभग 25% लोग ये बात बोल रहे हो। इस क्लास के 25% का मतलब समझते हो तुम? इस क्लास में कितने बच्चे हैं? हैं? यही समझ लो तुम। यहां से तुम एक बात का आइडिया लगाओ, आप में से जितने बच्चे हो ना जो सोचते हो सर मैंने तो सर ज्यादा, मेरे को आईआईटी का मुझे आता नहीं है, या मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, या बहुत से आप में से ऐसे बच्चे भी हैं जो जेई की तैयारी कर रहे थे, किसी बैच में थे, वहां पे उतना नहीं अच्छा कर पाए तो वो इस बैच में आ गए और डिमोरलाइज हो गए, यार मैं आईआईटी नहीं कर पाऊंगा, पहले बोर्ड कर लूं। मैं आपको बता दूं, अगर जेई के एग्जाम में 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख बैठ रहा है ना, 10 लाख में से 8 लाख बच्चा तो पहले से मान चुका है मेरा नहीं होना है, मेरा नहीं होना। वो सिर्फ वो पेपर इसलिए देने जाएगा क्योंकि वो फॉर्म भर चुका है। तो असली कंपटीशन 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख बच्चे जो कुछ सोच रहे हैं कि शायद हो जाए, और उसमें से भी मैं आपको बता दूं केवल 1 ही लाख बच्चा है जो जेन्युइन पढ़ाई कर रहा है। उस 1 लाख में से आपको समझ लो अगर 30-40 हजार में रैंक आपकी आ गई तो आपको ठीक ठाक कुछ एनआईटी मिल जाना है। ये लेवल है इस समय। हाँ, विक्रम ने देखो पूरी बात बताई, कह रहे हैं सर गोबर प्लस भूसा बराबर उपला। हाँ, दिमाग में क्या भरा हुआ है? उपला। हाँ, बिल्कुल सही बताया विक्रम ने, एकदम देखो डिटेल में उसने बता दिया है। तो अनवी सबसे आगे हैं, हर्ष, विश्वजीत और शौर्य, ऋतुराज मिश्रा। नेक्स्ट, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन? अगर ये गलत किया तो भाई यहीं गिरा के मारेंगे, समझ लेना। अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सा होता है स्पेक्ट्रल सीरीज इनमें से? बताओ। यूवी रीजन में। अगर ये गलत किया तो समझ लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पंजाबी नहीं आती भाई मुझे, पंजाबी नहीं आती।
देखो अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ भाई? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज 81% लोगों ने सही किया, मतलब 20% तो एकदम बैल हैं। पायल, सुहानी, रवि, पंखुड़ी और गरिमा, वेरी गुड। भाई लाइमन सीरीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, इसको भी गलत कर रहे हो। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड इन द लाइमन सीरीज। बेटा ये वैरायटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ बता दो कितनी मिल सकती है, या लाइमन में मिनिमम वेवलेंथ बता दो कितनी मिल सकती है, या ब्रैकेट में मैक्सिमम बता दो मिनिमम बता दो। तो एक बात समझो, अगर लाइमन सीरीज की मैं बात कर रहा हूं तो 1/λ जो है वो r टाइम्स 1/1² माइनस 1/n² होता है बेटा, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक बात ध्यान रखो, अगर कभी भी तुमसे बोले मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर इसको मैक्स करना है, अगर वेवलेंथ को मैक्सिमम निकालना है तो आपको n की मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो 1/1² माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, तो 1/2²। मैक्स निकालना है तो तुम मिनिमम वैल्यू ले लो, मिनिमम अगर वैल्यू निकालनी है वेवलेंथ की तो तुम मैक्सिमम वैल्यू ले लो, उल्टा कर देना बस। 1/1² माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होता है भाई, ठीक है। तो 1/λ मिनिमम जो निकल कर आएगा वो तुम्हारा r के बराबर ही आएगा। तो लैम्डा मिनिमम जो है बेटा वो 1/r के बराबर है, यानी मिनिमम वेवलेंथ कितना आएगा? 1/r के बराबर। मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू r टाइम्स 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4/3r। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है? 4/3r। तो ये तो ऑब्जेक्टिव मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, दैट इज आंसर इज 4/3r। ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाए, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जाएगा तो हम यहां पर n की मिनिमम वैल्यू लेंगे, मिनिमम पूछा जाएगा तो हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना। दूसरी बात, ये तो अभी मैंने लाइमन सीरीज का निकाला है, आपका होमवर्क है, ठीक है, कि बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड सभी के मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ आपको निकाल के अपनी कॉपी पे लिख लेना है। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ बोलो, निकाल सकते हो? सब लोग यस करो, यस का ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से यस करो। क्या आप सब लोग मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हो बेटा? नेक्स्ट, फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय। पहला स्पेक्ट्रल सीरीज किसने डिस्कवर किया था? बामर, लाइमन, पास्चन या फिर पीफुंड? पहला स्पेक्ट्रल सीरीज किसने किया था? छठ पूजा बेटा मेरे घर में मनाई गई है, मतलब मेरी मदर, मेरी सिस्टर और वाइफ भी मेरी गई थी। बेसिकली जैसे हमारे सुल्तानपुर का, मेरा गांव सुल्तानपुर में है, ठीक है, तो हम लोग के सुल्तानपुर में छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, लेकिन मेरी सिस्टर की शादी जहां पर हुई है वहां पे मनाया जाता है। तो तब से थोड़ा, और मेरे मोहल्ले में भी एक आंटी हैं जो कि बहुत ज्यादा घर में आती जाती हैं, क्लोज हैं, तो उनकी वजह से हम लोग छठ पूजा मनाने लगे, मतलब चले जाते हैं घाट पर, थोड़ा आरती वारती होती है वहां पे, दर्शन करते हैं, चले आते हैं। मतलब छठ का आइडिया है, ये कह सकते हो, बहुत ज्यादा मनाते तो नहीं है लेकिन आइडिया है। मुकेश पूछ रहे हैं सर आप हनुमान चालीसा पढ़े कि नहीं? भाई रोज पढ़ते हैं। फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय, पहली स्पेक्ट्रल सीरीज जो है भैया वो लाइमन सीरीज है, तो लाइमन कह देंगे हम, है ना, लाइमन। 78% देख लो यार, इसको भी 78% लोगों ने किया है। अनवी, पायल, सलोनी, गरिमा, जुबैर। चलिए, सो अब आ जाते हैं आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस पर। होमवर्क वाले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या दिया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज। देखो पास्चन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर चाहिए तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे? हाईएस्ट यानी इनफाइनाइट।
तो यहां पर बस n की जगह क्या लेना है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ले लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खट से आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट निकल आई है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर है अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल्स इन द एटम। पढ़िएगा, सोल्यूशन सहित मैंने दिया है, आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि अगर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, यानी n बराबर 4 स्टेट में है, तो मैक्सिमम कितने वेवलेंथ्स इमिट कर सकता है। बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n n माइनस 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, n n माइनस 1/2। अगर वो फोर्थ स्टेट में है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n n माइनस 1/2। फिफ्थ में है तो भी फॉर्मूला यही है, n की वैल्यू उठा के धर दो, तो बस 4 इंटू 3/2 सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। ये फॉर्मूला कहां से आया, आप लोगों ने मैथ्स में शायद एक चैप्टर पढ़ा हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शायद आपने पढ़ा हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहीं से बेटा निकल कर आया है ये फॉर्मूला। तो मैंने होमवर्क में आपको दिया है, ठीक है, आप सभी लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में 6 में 6 क्वेश्चन सही करने वाले हैं अनवी जोशी, स्वप्निल द्विवेदी, जसकरण, अर्धेंदु शेखर त्रिपाठी, अभिषेक, अंकित, विक्रम, गरिमा, आदित्य, ओंकार गुप्ता। ये सभी बच्चों के, ये 10 के 10 बच्चों ने 6 में 6 क्वेश्चन सही किए हैं, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चों से भी यही कहूंगा, खूब मेहनत करते रहिए और बिल्कुल भी अपना हौसला कम मत करिएगा बेटा। आखिरी दम तक जो जूझता रहता है ना, वही सिकंदर कहलाता है, वही जीतता है। आखिरी दम तक मतलब लड़ते रहो, बिल्कुल भी डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो बार बार, जैसे बहुत से बच्चे पर्सनली मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है, आप कर सकते हो मैसेज, कोई दिक्कत नहीं। मैं मैक्सिमम लोगों को मैं जवाब भी देता हूं, ठीक है, जिसको रिप्लाई करना चाहिए उनको रिप्लाई भी करता हूं, मैसेज सभी के मैं पढ़ता हूं। लेकिन मैं एक चीज आप सभी को ये कहूंगा कि अब ये जो टाइम आ रहा है ना बेटा, इस टाइम में बहुत सारे बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं, वो अपनी उस उम्मीद को खो देते हैं। उनको लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, यार फिजिक्स में बहुत हो गया, सर तो बहुत आगे निकल चुके हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर में सर पहुंच गए, अब नहीं हो पाएगा। ये हिम्मत मत हारना, कतई हिम्मत मत हारना, ठीक है। जूझते रहो, आखिरी दम तक लड़ते रहो, और जो आखिरी दम तक लड़ता रहता है भाई, वो अपना भला 100% कर ले जाता है। इस समय आपके जीवन में जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज हो, कोई ऐप हो, XYZ कुछ भी हो, जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, बिल्कुल जीवन से निकाल फेंको। क्योंकि ये अब तुम्हारे मतलब अब तुम्हारा ये लास्ट फेज चल रहा है जिसमें तुमको छोटा समझा जाता है। मतलब ये माना जाता है कि यार अभी अभी छोटा है, मतलब छोटा भाई है ना, बच्चा है, ये माना जाता है 12th क्लास तक कि अभी आप छोटे हो। इसके बाद अब आप सीनियर फेज में चले जाओगे, और सीनियर फेज बहुत मजेदार होता है। मतलब कॉलेज वाला जो फेज है वो बहुत, मतलब आपके जीवन का सबसे मेमोरेबल अगर कोई फेज होगा तो वो आपके कॉलेज वाला फेज है। लेकिन उसके लिए अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है, अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, जब 12th में ठीक ठाक परफॉर्म करोगे, CUET में अच्छा करोगे, जेई नीट जैसे एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें अच्छा करोगे, तभी आप अच्छा कर सकते हो, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अच्छे कॉलेज में ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी फ्रेंड सर्कल्स बनती हैं, जहां मौज मस्ती तो होती है, उसके साथ करियर की भी बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाती है। अगर आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, या CUET के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच गए ना, तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाने वाली है। इसलिए मैं आप सभी को ये चीज बता रहा हूं कि सभी लोग खूब मेहनत करते रहिए। जितना आप सब लोग पढ़ चुके हो वो सारी चीजों को आप सभी लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जाते जाते आप लोगों के नाम एक शायरी कर देते हैं, है ना। और शायरी देखो उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा आशिकी में अभी भी इन्वॉल्व हैं और डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ाए जा रहे हैं। तो जरा सुनिएगा, अर्ज किया है, आंसुओं को टूटे हुए दिल से, आंसुओं से टूटे हुए दिल के टुकड़े धोए थे, आंसुओं से दिल के टूटे हुए टुकड़े धोए थे, हम तुमसे बिछड़कर बेवफा बहुत रोए थे। ये जनरली आशिकों के साथ यही होता है, क्योंकि जो पहली मोहब्बत है जो आपकी इस एज में होती है, अक्सर वो अधूरी रह जाया करती है ना। आंसुओं से टूटे हुए दिल के टुकड़े धोए थे, हम तुझसे बिछड़कर बेवफा बहुत रोए थे, किस पे लगाएं हम इल्जाम अपनी बर्बादी का, किस पे लगाएं हम इल्जाम अपनी बर्बादी का,
हमने तो अपनी बर्बादी के बीज भी खुद ही बोए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग खूब मेहनत करते रहिए, ऐसे कोई बीज मत बोइए जो आपकी बर्बादी का कारण बने। क्योंकि विजयन सर ने भी देखो एक लाइन बोली थी, ये मैं और विजयन सर एक साथ ही बैठे थे तो हम लोग सोच रहे थे ये बात किसी दिन कभी ध्यान में आई तो बताएंगे। देखो उन्होंने भी ये बात आपको केमिस्ट्री क्लास में बोला था कि इश्क में बर्बाद होने में, मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इश्क में कभी कोई लड़की बर्बाद हुई हो, लड़के ही जनरली ज्यादा बर्बाद होते हैं। इसलिए सारे लड़कों को ये चीज समझा रहे हैं। देखो लड़कियां जो होती हैं वो सिक्स सेंस है उनके पास, वो एक साथ दो तीन काम कर सकती हैं, लेकिन लड़के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़कियों को भी यही कहूंगा, लड़कों को भी यही कहूंगा, भाई बिल्कुल इस समय डिस्ट्रैक्ट मत होना। एक ही आपका गोल होना चाहिए, वो है तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम्हारा जेई नीट का एग्जामिनेशन या तुम्हारा सीयूईटी का एग्जामिनेशन। यही गोल होना चाहिए इस समय, क्योंकि ये एकदम लास्ट फेज है। इसमें बढ़िया कर दिया तो बढ़िया हो जाएगा, इसमें गड़बड़ कर दिया भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यार, मिलेंगे अपनी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई वाला चैप्टर। न्यूक्लियाई बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक क्लास में भी पूरा हो सकता है, तो कोशिश करेंगे एक क्लास में न्यूक्लियाई कंप्लीट कर देंगे। और फिर अगले ही वीक हम लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। सेमीकंडक्टर 2 से 3 क्लासेस में हो जाएगा। मतलब ये मान के चलो नेक्स्ट वीक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 100% तुम्हारा सिलेबस डन है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का ये मन था कि सर नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर दो। तो मैं आपको बता दूं, नवंबर एंड, जैसे अगर मैं कैलेंडर ओपन करके मैं देख लूं तो नवंबर, एक मिनट, देखो नेक्स्ट वीक हम लोग का 27, 28, 29, ये 3 दिन क्लास है ही है, इसी मंथ में ही है। उसके बाद बेटा 4 दिसंबर क्लास होगी, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। मतलब आप हार्डली मान के चलो 6 दिसंबर मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम। वैसे उम्मीद है 5 दिसंबर तक ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो चाहते थे, आप सब यही चाहते थे ना, नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप में से एक बच्चा है सैम, सैम सिद्धू करके ऐसा कुछ करके लिखता है, उसका नाम है शायद, ऐसा कुछ नाम है। वो बच्चा बड़ा कमेंट करता है सर सिलेबस नवंबर तक हो जाए, नवंबर तक हो जाए। भाई नवंबर तक 100% सिलेबस मैंने कहा था करा दूंगा, करा दिया है। थोड़ा सा जो 2-3 दिन एक्सटेंड हो रहा है उतना मैनेज तो यार किया जा सकता है ना। 6 दिसंबर तक हर हालत में सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद देखते हैं, उम्मीद है कि रिवीजन का फेज आपका स्टार्ट होगा। आप लोगों के तब तक वन शॉट लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, 11th के भी लेक्चर्स आएंगे मेरे, और होपफुली 12th के भी लेक्चर्स आएंगे, वन शॉट लेक्चर्स। वो भी शायद मेरे आएंगे, या मुझे अभी पता नहीं है, हो सकता है मेरे ही आए। ठीक है, तो आप सभी के लिए मतलब खूब तैयारी है यहाँ, पीडब्ल्यू से भरपूर तैयारी है। ठीक है, आप लोग भी बस अपना बेस्ट देते रहिए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो एनहेंस हो जाए। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपने कुछ भी डाउट को आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।